हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस की जो आपकी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्लासेस चल रही है। आज उसका पार्ट 39 डिस्कस किया जाएगा। और स्टूडेंट्स, जितने भी बेसिक टू एडवांस सीरीज में अब तक के पार्ट करा दिए गए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, या आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस जो है एसआरबी नेट में पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट्यूस वैरायटीज सुटेबल फॉर ग्रीन हाउस कल्टिवेशन। तो लेट्यूस की कौन सी वैरायटी है जो ग्रीन हाउस कल्टिवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है? तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो आपकी ग्रैंड रैपिड, सैलेड बाउल और आपकी सोलो बोल्ट, ये तीनों ही आपकी जो लेट्यूस की वैरायटी है ये ग्रीन हाउस कल्टिवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है, द आउटर लेयर ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड। जो सीड कोट होता है, जो सीड होता है, इस प्रकार अगर हम सीड की बात करें, जो सीड होता है, जो इसकी आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं टेस्टा। ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्टा। और जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं टैगमेन। ठीक है, तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि टेस्टा। नेक्स्ट है आपका, टू टेस्ट द सीड वेबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड। तो सीड वेबिलिटी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट जो है किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। जो आपका जर्मिनेशन टेस्ट है और आपका टेट्राजोलियम टेस्ट है, ये दोनों ही आपके जो है सीड वेबिलिटी के लिए, जो सीड वेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जो इसमें अगर हम टेट्राजोलियम की बात करें तो टेट्राजोलियम टेस्ट था, ये आपका दिया था लैकोन वैज्ञानिक। ठीक है, लैकोन के द्वारा दिया गया था। और इसमें जो वायबल सीड होते हैं, जब आप टेस्ट करते हो तो वायबल सीड में जो कलर रहता है वो रहता है आपका रेड। ठीक है, रेड कलर के जब सीड हो जाते हैं तो उसको वाइबिलिटी चेक की जाती है, यानी कि जो वाइबल सीड होंगे वो रेड कलर आपको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द रेड कलर कंपाउंड फॉर्मेड इन टेट्राजोलियम टेस्ट। जो आपका टेट्राजोलियम टेस्ट करते हो तो उसमें जो रेड कलर आ जाता है वो किस कंपाउंड के द्वारा फॉर्मेट किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका फॉर्माजोन के द्वारा। तो ऑप्शन है इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है आपका, इन टेट्राजोलियम टेस्ट द वाइबल सीड स्टैंड कलर। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, आपका जो वाइबल सीड होते हैं तो उनका जो कलर रहता है वो रहता है रेड। नेक्स्ट है, आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन इन एग प्लांट। तो जो एग प्लांट यानी कि जो आपका ब्रिंजल है, ठीक है, जो आपका ब्रिंजल है उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखा जाता है फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन सीड के लिए? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 200 मीटर। ठीक है, अगर सर्टिफाइड के लिए पूछता तो यहाँ पे आ जाता आपका 100 मीटर। नेक्स्ट है, आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सीड प्रोडक्शन इन ओकरा फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन। तो ओकरा में कितना रखा जाता है फाउंडेशन के लिए? तो फाउंडेशन के लिए अगर बात करें तो रखा जाता है 400, और सर्टिफाइड अगर पूछ ले तो सर्टिफाइड होगा आपका 200 मीटर। ठीक है, फाउंडेशन 400 मीटर और आपका सर्टिफाइड होगा 200 मीटर। नेक्स्ट है, बिटरनेस इन कैरेट ड्यूरिंग स्टोरेज इज ड्यू टू। यानी कि जब आप स्टोरेज करते हो जो आपका कैरेट है, कैरेट का, तो उसमें बिटरनेस, एक कड़वाहटपन जो है देखने को मिलता है। तो वो किस कारण होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन ए, एथिलीन प्रोडक्शन के लिए। जब जो आप स्टोरेज करते हो आप कैरेट का, तो उसमें एथिलीन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाने के कारण आपकी बिटरनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ओवर राइपनिंग पैक्टिन इज डिकम्पोज टू डैश एंड एल्कोहल। तो जब आप की जो ओवर राइपनिंग हो जाती है तो उसमें जो पैक्टिन होता है, ठीक है, जब वेजिटेबल्स की ओवर राइपनिंग हो जाती है तो जब उसमें पैक्टिन पाया जाता है, पैक्टिन तो है डिकम्पोज होके क्या क्या बनता है? एक एल्कोहल बनता है और एक बनता है आपका ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि पैक्टिक एसिड। तो जब पैक्टिन डिकम्पोज होता है तो पैक्टिक एसिड और एल्कोहल दो अणुओं में टूट जाता है। नेक्स्ट है आपका, वेस्कुलर ब्राउनिंग इन टोमेटो इज लिंक्ड विद डैश डिफिशियंसी। तो जो वेस्कुलर ब्राउनिंग हो जाती है टोमेटो में, किसकी डिफिशियंसी से होती है? तो ये होती है आपकी मैग्नीज डिफिशियंसी।
नेक्स्ट है आपका कैट फेस, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपका टोमेटो में। कैट फेस इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ टोमेटो। तो कैट फेस से रिलेट की जो फिजियोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है, इससे रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी टोमेटो की? तो यहाँ पे राइट आंसर रह जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो आपकी फ्लोरेड है, ड्यूक और आपकी काउंट सेकंड, ये तीनों ही क्या है, कैट फेस से जो है रेसिस्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट है की जीन रेगुलेटिंग द फ्रूट क्रैकिंग इन टोमेटो इज। तो कौन सा के जीन है, यानी कि जीन है जो टोमेटो में फ्रूट क्रैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, SLGH950। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है विच रूट स्टॉक इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ब्रिंजल ग्राफ्टिंग। तो ब्रिंजल में ग्राफ्टिंग के लिए जो सबसे ज्यादा रूट स्टॉक जो है यूज होता है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सोलेनम ट्योरम। और जो ये रूट स्टॉक होता है ये आपका फ्यूजेरियम विल्ट, ठीक है, फ्यूजेरियम विल्ट और आपका डाउनी मिल्ड्यू और आपका बैक्टीरियल विल्ट, ये सभी के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंट माना जाता है जो आपका सोलेनम टोरवम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैलिक्स विदरिंग इन एग प्लांट इज ड्यू टू। तो एग प्लांट में जो कैलिक्स विदरिंग हो जाता है, कैलिक्स स्प्लाइटिंग भी आ जाता है लिखा हुआ, तो किसके कारण होता है? ये होता है आपका एक्सेस ऑफ कैल्शियम। ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है इन इंडिया द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ फोमोप्सिस ब्लाइट इन ब्रिंजल फ्रॉम। तो ब्रिंजल में सबसे पहले जो फोमोप्सिस ब्लाइट आ जाता है, जिसमें जो आपका ब्रिंजल होता है, ठीक है, ब्रिंजल होता है वो, उसमें क्या होता है, सडन से हो जाती है, ठीक है, वो होती है फोमोप्सिस ब्लाइट। सबसे ज्यादा घातक जो डिजीज माना जाता है आपका ब्रिंजल का, फोमोप्सिस ब्लाइट। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले जो है कहाँ पे रिपोर्ट किया गया था? ये किया गया था आपका गुजरात में 1914 में, ठीक है, 1914 में तो आपका फोमोप्सिस ब्लाइट था ब्रिंजल का। नेक्स्ट है आपका दी फ्रूट वेट इन स्पाइन गार्ड। तो स्पाइन गार्ड में जो फ्रूट होता है उसका कितना वेट रहता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि 20 से 30 ग्राम। नेक्स्ट है आपका एंथेसिस ऑक्यूर्स इन इवनिंग। तो कौन सी वेजिटेबल्स है जिनमें जो एंथेसिस होता है वो इवनिंग के समय रहता है? तो आपकी तीनों ही इसमें वेजिटेबल, जैसे स्पाइन गार्ड, रिच गार्ड और स्नैक गार्ड, ये तीनों ही ऐसी वेजिटेबल हैं जिनमें एंथेसिस जो है इवनिंग के समय रहता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है आपका अर्का नीलांचल शांति इज ए हाइब्रिड ऑफ विच वेजिटेबल क्रॉप। जो आपकी अर्का नीलांचल शांति है ये किस वेजिटेबल के हाइब्रिड है? तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि स्पाइन गार्ड। नेक्स्ट है आपका एडिबल पार्ट इन ब्रुसेल्स स्प्राउट। तो ब्रुसेल्स स्प्राउट आपने देखी हुई होगी, जिसको आपका मिनी कैबेज भी बोलते हो, ठीक है, मिनी कैबेज, ठीक है, मिनी कैबेज भी बोलते हो। तो इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका खाया जाता है आपका सोलन एक्सिलरी बड, यानी कि ऑप्शन सी राइट रहेगा, सोलन एक्सिलरी बड। तो नेक्स्ट है आपका बटनिंग इन कॉलीफ्लावर ड्यू टू। तो बटनिंग जिसमें आपका जो कॉलीफ्लावर है जो कर्ड रहता है उसमें छोटे छोटे बटन के आकार के, मतलब जो आपका कर्ड रहता है छोटे छोटे बटन के आकार के, इसमें फ्लावरिंग एक तरीके से होने लगती है, तो उसी को बोलते हैं ब्राउन डिसऑर्डर। नॉर्मली ये आपकी नाइट्रोजन डिफिशियंसी से होता है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी के कारण। बट यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके ओवर एज सीडलिंग, अगर आप ज़्यादा दिन पुराना जो है सीडलिंग लगाओगे, ट्रांसप्लांट करोगे, या आपकी नाइट्रोजन डिफिशियंसी होगी, या प्लांटिंग अर्ली वैरायटी, ये ऐसे यानी कि आप बो तो रहे हो, उगा तो रहे हो अर्ली वैरायटी, बट उसको जो है लेट बो रहे हो, यानी कि अर्ली वैरायटी को लेट करके बोना, उससे भी जो है आपकी बटनिंग देखी जाती है। तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन इन गार्डन पी। तो गार्डन पी में सीड जर्मिनेशन के लिए सबसे अच्छा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है मोनोहैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन पोटैटो आर। तो हैप्लॉइड पूछ रहा है, वैसे तो आपको पता है 2n बराबर जो है
आपके 4x 48, ठीक है। जो पोटैटो है उसमें 4x जो है क्रोमोसोम नंबर होते हैं आपके 48। तो उसमें यहाँ पे हैप्लॉइड पूछ रहा है, मोनोहैप्लॉइड की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अगर एक्स है तो आपकी 12 हो जाएगी, ठीक है। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं पोटैटो में, तो ये होते हैं आपके 12, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रेफेनोब्रेसिका हैज 2n क्रोमोसोम इन। तो जो आपकी रेफेनोब्रेसिका होती है, जिसमें अगर जीनोम की बात करें तो इसका जो जीनोम होता है, इसका जीनोम होता है RR। जीनोम भी पूछ लेता, कभी कभी आ जाता है। रेफेनोब्रेसिका जो आपकी रेफेनस सटाइवस और आपकी ब्रेसिकेसी से मिलकर बनी है। इसमें जो जीनोम होता है RRCC, ये इसका जीनोम साइज होता है, सॉरी जीनोम होता है। और आपका यहाँ पे पूछ रहा है क्रोमोसोम नंबर, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 36। तो जो आपकी रेफेनोब्रेसिका है इसमें 36 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर्ड फ्लावर म्यूटेंट इन कैबज इज कंट्रोल्ड बाय डैश। तो जो आपकी कैबज होती है इसमें क्लस्टर्ड फ्लावर के लिए कौन सा जीन जो है इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। फ्लावर म्यूटेंट को कैबेज में कौन सा जीन जो है आपका कंट्रोल करता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि इफ जीन, आई एफ जीन। नेक्स्ट है डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट जीन PPA207 इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर ऑफ कैलीफ्लावर। तो जो आपका जीन है PPA207 जो डाउनी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट है, ये किस क्रोमोसोम नंबर पर लोकेटेड रहता है कॉलीफ्लावर में, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 2। नेक्स्ट है द डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट जीन इन कॉलीफ्लावर इज। तो कॉलीफ्लावर में कौन सा जीन जो है डाउनी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट पाया जाता है, तो राइट आंसर रहेगा PPA3, ठीक है। जो आपका PPA3 है वो आपका डाउनी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट जीन है कॉलीफ्लावर में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो आज की जो सीरीज के क्वेश्चंस है, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो अपना कमेंट जो है बताया करो, आपको किस टॉपिक पर जो है क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा समय नहीं है, मतलब एक तरीके से जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका आज जो है तारीख हो गई है आपकी 4। तो आज से लगभग 5 या 10 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 10 या 15 तारीख के आसपास जो है आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको लगातार बनाए रखिए, और इसी प्रकार आपके लिए जो सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस में पार्ट्स जो है जो आपके MCQ चल रहे हैं वो लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।